खेती से लाखों और करोड़ों कमाने का सपना आज कई किसान और आम इंसान भी देखने लगे हैं और इसलिए एक बड़ी मात्रा में नए लोग इसी उम्मीद में अपनी नौकरी छोड़कर किसान बन रहे हैं। और वहीं पहले से खेती करने वाले किसान ये सोचकर नए नए प्रयोग कर रहे हैं कि उन्हें भी शायद इस नई फसल से ज्यादा लाभ मिल जाए, जैसा उन्होंने YouTube पर दूसरे किसानों को कमाते हुए देखा है। और आज समाज में ये धारणा बनाई जा रही है कि परंपरागत खेती में कुछ नहीं बचता या गुजारा भी ढंग से नहीं हो पाता। लेकिन अगर ये सच है तो आखिर क्यों आज भी अधिकतर जमीन पर परंपरागत फसलों की ही खेती की जाती है? इसके पीछे दोस्तों कई रहस्य और कई मजबूरियां हैं जिनको आप वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस फसल की खेती करनी चाहिए और कैसे तय करें कि वो फसल कौन सी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% जमीन पर खेती होती है, लगभग 22% भूमि जंगल है, लगभग 4% घास के मैदान है और बाकी 23% क्षेत्रफल में नदियाँ, झील, रेगिस्तान, पहाड़ इत्यादि हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि बागवानी वाली फसलें कृषि योग्य जमीन का मात्र 13% इस्तेमाल करके हमारे देश को कृषि से होने वाली आय का कुल 30% देती हैं। यानी यह बात तो बिल्कुल सही है कि बागवानी वाली फसलें कम क्षेत्रफल में ज्यादा आय देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन क्या मुनाफा भी इसमें ज्यादा है? क्योंकि एक सच तो यह भी है कि कुल कृषि योग्य भूमि के 87% हिस्से पर आज भी परंपरागत रूप से लगाई जाने वाली फसलें लगाई जा रही हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, जलवायु में भी काफी अंतर है और सबसे मुख्य बात कि पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता भी बहुत अलग है। उदाहरण के लिए ऐसे काफी क्षेत्र आज भी हैं जहां पूरे साल में एक बार ही सिर्फ फसल ली जा सकती है और वो भी बारिश पर आधारित होती है, और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अत्यधिक वर्षा के कारण बारिश के दिनों में सिर्फ जूट की फसल लगाई जाती है जो खेतों में खड़े अत्यधिक पानी को भी झेल सके। इसलिए हमारे देश के हर राज्य और जिले की अपनी एक विशेषता है, जिसके कारण हर क्षेत्र में कुछ निश्चित फसलें ही कई दशकों से लगती चली आ रही हैं। जैसे धान और जूट की खेती में पश्चिम बंगाल आगे है, तो गेहूं और गन्ने की खेती में उत्तर प्रदेश, मक्का, मोटे अनाज और सूरजमुखी की खेती में कर्नाटक पहले स्थान पर है, तो राजस्थान सरसों और कनेला की खेती में। इसी प्रकार चने और सोयाबीन में महाराष्ट्र आगे है, तो दलहनी फसलों में मध्य प्रदेश और गुजरात कपास और मूंगफली में पहले स्थान पर है, तो वहीं केरल पूरे विश्व में इलायची के लिए प्रसिद्ध है। अब मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बारिश के समय यानी खरीफ में धान की बजाय कपास, मूंगफली या अन्य सब्जी वर्गीय फसलें लगाने की कोशिश करूं, तो मुझे फायदा होने की उम्मीद ना के बराबर होगी, क्योंकि बरसात में यहाँ का मौसम और मिट्टी की परिस्थिति वैसी नहीं रहती कि आप कपास, मूंगफली या अन्य सब्जियां लगा पाएं। जैसे लगातार एक हफ्ते बारिश होती रही तो धान के अलावा बाकी सब फसलें मिट्टी में ही गलकर सड़ जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी तो हमें धान की भी दोबारा रुपाई करनी पड़ जाती है, क्योंकि अत्यधिक जल स्तर से कभी कभी धान भी गल जाता है। और यह बात हमारे बड़े बुजुर्ग बिना कृषि विज्ञान पढ़े ही जानते थे, मात्र अपने कृषि के अनुभव से। और यही कारण है कि इतनी आधुनिक पढ़ाई, रिसर्च और खेती में इतने नए नए संसाधनों के होने के बावजूद भी आज भी देश के ज्यादातर हिस्सों में सदियों से जो फसलें लगते आई हैं वही आज भी लगाई जा रही हैं। यानी पूरे देश में जो फसल चक्र अपनाया जा रहा था उसमें कोई विशेष बदलाव आज भी नहीं हुआ है। इन्हीं निश्चित फसलों को लगाने का एक और कारण है दोस्तों, उस क्षेत्र में निश्चित संसाधनों का विकास। आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए कि गन्ने की खेती जहाँ ज्यादा होगी वहीं आसपास चीनी की मिलें भी होंगी, क्योंकि चीनी की मिल 10, 20 या 50 एकड़ की खेती के पैदावार से नहीं चल सकती, और ना ही ये मिल काफी दूर से गन्ना खरीद कर ला पाएंगी, क्योंकि भाड़ा ज्यादा लग जाएगा और घाटा होने का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि हर कच्चे पदार्थ का भाड़ा इतना भी नहीं लगता कि हर फैक्ट्री गाँव में ही लगे, लेकिन हाँ, ये कंपनियां खरीदार बनकर उन्हीं क्षेत्रों के मंडियों में जाएंगी जहाँ उन्हें बड़े पैमाने पर अच्छी क्वालिटी का कच्चा पदार्थ मिल जाए। और ये क्रम विकसित होने में दोस्तों दशकों का समय लगता है। इसलिए जब भी आप अपने क्षेत्र से बिल्कुल हटकर कोई भी फसल लगाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या बिक्री की होगी, और यदि आप बहुत छोटे किसान हैं तो आपको फायदा होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि कम मात्रा में किसी भी फसल को दूर की मंडी में भेजना हमेशा महंगा ही पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी फसल की खेती करने में बढ़िया फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी हो और पैदावार भी अच्छे पैमाने पर हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने गेहूं लगाया, लेकिन आप
आपका क्षेत्र गेहूं के लिए उचित नहीं था, लेकिन किसी तरह मुश्किल से खाद और दवाओं के दम पर आपने 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ पैदा कर लिए, लेकिन होगा वो भी खराब क्वालिटी का, क्योंकि बिना उचित माहौल के किसी भी फसल की बढ़िया गुणवत्ता पाना असंभव है। तो अधिकतम 2000 रुपए प्रति कुंटल का रेट मिलेगा आपको क्वालिटी के हिसाब से, यानी 4 महीने में 1 एकड़ से मात्र 30,000 का अनाज आप पैदा कर पाएंगे और खर्च 10 से 12,000 तो हो ही जाएंगे प्रति एकड़ गेहूं की खेती में। यानी 1 एकड़ से 4 महीने में आपको मात्र 18 से 20,000 मिला, यानी लगभग 4.5 से 5,000 रुपए प्रति महीने। अब दूसरे किसान ने भी गेहूं ही लगाया, लेकिन उसका क्षेत्र गेहूं के लिए सर्वोत्तम था, तो वह किसान अच्छे क्वालिटी का गेहूं 24 से 26 कुंटल तक पैदा कर सकता है। अब क्योंकि यह गेहूं उच्च गुणवत्ता का है, तो किसान इसे आराम से कुछ समय तक संग्रहित कर काफी अच्छे दामों पर बेच सकता है, यानी लगभग 2600 रुपए प्रति कुंटल। तो 1 एकड़ खेत से इस किसान को 4 महीने में 50,000 रुपयों का शुद्ध लाभ होगा, यानी लगभग 12,000 रुपए प्रति महीने की आय मात्र 1 एकड़ से। अब एक ही फसल से 1 एकड़ खेत में और उतनी ही लागत लगाकर जहाँ एक किसान को 4,000 मिला और वहीं दूसरे किसान को उसका 3 गुना यानी 12,000 रुपए प्रति महीने मिला। इन दोनों उदाहरण से समझने वाली बात ये है दोस्तों कि दिक्कत फसल की नहीं है और ना ही दिक्कत खेती की है, दिक्कत आपके गलत चुनाव की है, जिसके कारण आप उस फसल की अच्छी गुणवत्ता और अच्छी पैदावार नहीं ले पा रहे हैं। और ये हाल सभी फसलों में होगा। जैसे गलत क्षेत्र में जबरदस्ती सोयाबीन पैदा करने की कोशिश अगर आप करते हैं तो अधिकतम प्रति एकड़ 4 से 5 कुंटल ही आप पैदा कर पाएंगे। वहीं सोयाबीन सही क्षेत्र में 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ भी पैदा की जाती है और इनका भी आगे का आप गणित करेंगे तो दोनों किसानों की आय में लगभग 3 गुना का अंतर आएगा। इसी प्रकार लगभग हर फसल का यही गणित होगा, चाहे वो धान हो, मक्का, चना, सरसों या कोई भी फसल हो। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप किसी भी फसल की खेती करिए, लेकिन सफल आप तभी होंगे जब आप अपने क्षेत्र में लगाई जाने वाली फसल की उच्च गुणवत्ता की अच्छी पैदावार लेंगे। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई सब्जियों में काफी ज्यादा पैदावार मिलती है, जैसे जहाँ 1 एकड़ से गेहूं में अधिकतम 25 कुंटल मिलता है और सोयाबीन में अधिकतम 12 कुंटल मिलता है, तो वहीं टमाटर से 1 एकड़ में 100 से 150 कुंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। और बात भी सही है, लेकिन अगर आप नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के आंकड़ों को देखेंगे तो उनके हिसाब से साल 2024 में अधिकतम औसत रेट टमाटर का 2120 रुपए प्रति कुंटल था होलसेल में। तो इस हिसाब से एक टमाटर का किसान अधिकतम 3,18,000 का टमाटर बेच लेगा। लेकिन अधिकतर लोग यह बात भूल जाते हैं कि टमाटर की समय अवधि भी ज्यादा है और इसकी खेती में होने वाला खर्च भी ज्यादा है, जैसे नर्सरी तैयार करना, खेत की तैयारी करना, तारबंदी करना, बधाई का खर्च, खरपतवार का नियंत्रण, कीटों और रोगों से बचाव के लिए नियमित स्प्रे, बार बार तुड़ाई का खर्चा, बार बार उपज को मंडी भेजने का खर्चा और अन्य न जाने कितने खर्चे क्षेत्र और परिस्थिति के हिसाब से आपके लगते रहेंगे। और यह सब खर्च मिलाकर 1.5 से 2 लाख के ऊपर भी जा सकता है प्रति एकड़ के लिए 7 से 8 महीने के समय अवधि में। यानी अधिकतम शुद्ध लाभ तो टमाटर वाले को भी 12,000 रुपए प्रति महीने का ही आसपास मिला, और वो भी अधिकतम औसत रेट और अधिकतम पैदावार पाने पर। अब आप पहले उदाहरण पर ध्यान दीजिए तो गेहूं में 1 एकड़ में किसान का मात्र 12,000 रुपए लगा और अधिकतम उसका पैसा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन टमाटर में पैसा ज्यादा लगा, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए, लेकिन यह मात्र दुगना हो पाया। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे 1 एकड़ में लाखों का खर्चा कर पाएं, बल्कि गेहूं, सरसों और सोयाबीन जैसी कम खर्चे वाली फसलों का ये 12 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा भी कम करने की कोशिश एक गरीब किसान की होती है, जिसके लिए वो बीज अपने घर का इस्तेमाल कर लेते हैं, खाद में सस्ता विकल्प खोजते हैं और जुताई और फसल की कटाई तो ज्यादातर किसान बाद में ही दे पाते हैं जब वे फसल को बेचते हैं। तो यदि आपके पास खेती में खर्च करने के लिए सीमित पैसा है तो आपको हमेशा शुरुआत अपने क्षेत्र में लगाई जाने वाली फसलों से ही करनी चाहिए। बस उसकी खेती अच्छे मन और पूरी लगन से करें, क्योंकि इन फसलों की खेती आप अपनी तत्कालीन नौकरी में रहते हुए या अपने व्यवसाय के साथ भी कर सकते हैं। और कुछ सालों बाद जब आपको खेती का कुछ अनुभव हो जाए, यानी जब आप पौधों को कुछ हद तक समझने लगे और आपके खेती में लगाए हुए पैसे जब बढ़ जाएं, तब आपको सब्जी और अन्य नई फसलों को थोड़े पैमाने पर लगाकर अपने क्षेत्र में उनका प्रदर्शन देखना चाहिए और उसके बाद जाकर बड़े पैमाने पर उनको करना चाहिए। दोस्तों, आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए कि परंपरागत फसलें एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की तरह होती हैं और सब्जियों की खेती शेयर बाजार में पैसा लगाने की तरह है, क्योंकि सब्जियों में आपकी पूरी लागत भी डूब सकती है, जबकि परंपरागत फसलों
में आपका पैसा बहुत ही विषम परिस्थितियों में डूबेगा, जैसे कोई भीषण प्राकृतिक आपदा आ जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपका कम पैसा प्रति एकड़ डूबेगा, क्योंकि लागत ही कम थी और सिर्फ बाढ़ या कुछ ऐसी अन्य भयंकर आपदाओं को छोड़कर बाकी स्थिति में तो कम से कम लागत इन अनाज वर्गीय फसलों से निकल ही आती है। लेकिन सब्जियों, फलों और अन्य नई फसलों के साथ ऐसा नहीं होगा। सब्जियों की पैदावार शून्य भी हो सकती है। बागवानी में बहार के समय कोई दिक्कत आ जाए तो पूरे साल का लाभ शून्य हो सकता है या घाटा भी हो सकता है, और ऐसे कई बागवानी वाले लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों से हर साल झेल रहे हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश के अधिकतर किसान 5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले हैं और हम किसानों के लिए खेती ही मुख्य आय का स्रोत है। और परंपरागत फसलों की एक निश्चित कमाई से उबकर कई किसान सब्जी और अन्य फसलों पर जाते हैं, लेकिन गलत चुनाव के कारण हम कर्ज के बोझ में दब जाते हैं और अंत में वो परंपरागत फसलें ही हमें उस कर्ज से धीरे धीरे बाहर निकालती हैं। और यह भी एक कारण है दोस्तों कि आज भी बड़े पैमाने पर खेती परंपरागत फसलों की ही हो रही है और आगे भी होती रहेगी। दोस्तों, इस बात से मेरा यह मतलब बिल्कुल ना निकालें कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन शुरुआत बहुत सोच समझकर और थोड़े पैमाने पर करें, क्योंकि खेती में घाटा तुरंत होता है, लेकिन मुनाफा एक लंबे इंतजार और अनुभव के बाद ही मिलता है। एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बागीचों में ढेर सारे फल लगे होने का हमेशा ही मतलब अच्छी कमाई नहीं होती। कई बार ज्यादा फल दिखने का ये भी मतलब हो सकता है कि तुड़ाई तक के पैसे ना निकलने के कारण फलों को यूं ही छोड़ दिया गया है पौधों के ऊपर। और ऐसे हजारों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो कई फसलों में लाखों और करोड़ों के फायदे का दावा करते हैं, और आगे जाकर वीडियो में हमें ये पता चलता है कि ये सारा सपना तो पौधों की बिक्री के लिए दिखाया जा रहा था। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसा कोई भी बड़ा फैसला जल्दीबाजी में आकर ना लें। दोस्तों, एक और बात जो मुझे पिछले कई वीडियो से बताने की इच्छा थी, लेकिन उसके लायक कोई उचित विषय नहीं था। हालांकि विषय तो आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज उसे मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने पिछले कई सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव मौसम के चक्र से संबंधित देखा है कि हर मौसम हर क्षेत्र में लगभग 1 महीना आगे चला गया है, चाहे वो ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो। इसलिए आप अपनी अगली फसल लगाने से पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, ताकि जैसे इस साल अगैती बुआई करने के चक्कर में कई किसानों की गेहूं की फसल जल्दी बालियां निकलने के कारण बर्बाद हो गई, वैसा कुछ आगे ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कुछ हद तक स्पष्टता आई होगी खेती में सफलता को लेकर। बाकी ये भी हो सकता है कि आप मेरी बात से ना सहमत हो। फिलहाल जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों को बताने लायक लगे तो शेयर कीजिएगा। बाकी इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारियां और मेरे खेती के अनुभव के कुछ निष्कर्ष यूं ही आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।